हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। कल इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। उसमें हमने कुछ टॉपिक था जो एंशियंट हिस्ट्री का था। जो 3 टॉपिक हमने कवर किया था, जिसमें भारत का नामांकन, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत और अशोक के 14 शिलालेख थे। आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो हम लोग डेली 3-3 टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो जल्दी जिसका तैयारी हो चुका है या नहीं भी हुआ है, तो ये भी अभी भी 2 मंथ प्लस है, तो आराम से तैयारी हो जाएगा। जो कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 14 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम लोग ने पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ क्वेश्चन हालांकि आजकल तो बहुत डीप आ रही है, इसलिए हम लोग को हर एक छोटी छोटी बातों पे अच्छे से पढ़ना होगा। और इसका जो वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ये वीडियो देखने के बाद वहाँ से आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे पृथ्वी लगभग कितनी वर्ष पुरानी है, तो 460 करोड़ वर्ष पुरानी है लगभग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है 3 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल से। मानव का आदि पूर्वज रामापिथेकस है। पृथ्वी मानव का आदि पूर्वज कौन है? मानव का आदि पूर्वज रामापिथेकस है, जो 1.44 करोड़ वर्ष पहले आया। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, ये है रामापिथेकस है, फिर ड्रायोपिथेकस के विकास के क्रम में आया। और यहाँ पे रामापिथेकस, ऑस्ट्रियोपिथेकस, होमो हैवियस, होमो इरेक्ट और निएंडरथाल, प्रो होमोसेपियंस और होमोसेपियंस, जो आधुनिक मानवीय क्रम आप लोग याद रखिएगा। आरंभिक मानव का उदय यहाँ पे लगभग 42 लाख साल पहले, लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का उदय हुआ, जो कि होमोसेपियंस है। इतिहास अध्ययन के स्रोत बेसिकली 3 है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रागैतिहासिक काल। और प्री हिस्टोरिक पीरियड की जानकारी के स्रोत है आपका पूरा तात्विक। प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है पाषाण युग यानी स्टोन एज। आपका कौन सा है? तो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोन एज आपका कौन से रिलेटेड है, तो प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। और लिखित स्रोत उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं गया, उसे हम लोग बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो है जिसे मतलब जिन लिखित स्रोत उपलब्ध है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया। जस्ट लाइक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वो आती है। लिखित स्रोत उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा विश्वसनीय के साथ वो पढ़ लिया गया है। ऐतिहासिक काल जिसका लिखित स्रोत उपलब्ध तथा वो विश्वास के साथ पढ़ लिया गया हो। ऐतिहासिक संस्कृतियाँ का उदाहरण जैसे वैदिक और उसके बाद की संस्कृतियाँ। प्रारंभिक मानव में फॉसिल मिले हैं अफ्रीका के नैरोबी क्षेत्र से। ये क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक मानव के फॉसिल कहाँ मिले, तो अफ्रीका के नैरोबी से। भारत में पूरा प्राचीन युगीन सभ्यता का विकास हुआ प्लाईस्टोसीन से। प्लाईस्टोसीन काल में हुआ है, तो प्लाईस्टोसीन काल में हुआ है भारत का पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास। पाषाण कालीन संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम 13 मई 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सर रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया था 13 मई 1863 में। यहाँ पे आ जाइए। पूरा पाषाण काल की समय अवधि है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण काल की समय अवधि, पूरा पाषाण काल की समय अवधि 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं मिली हैं, जो पूर्व और मध्य पाषाण युग के बीच की है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में 500 से अधिक चित्रित गुफाएं मिली है, जो कि पूर्व और मध्य पाषाण युग के बीच की है। प्राग ऐतिहासिक का वो उत्तर भारतीय संस्कृति की विशेषता थी लाल मृत्तिका पात्र। लाल मृत्तिका पात्र किसते हुए? तो प्राग ऐतिहासिक काल के उत्तर भारतीय संस्कृति की विशेषता है। प्रागैतिहासिक काल की दक्षिण भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो काले पात्र। याद रखना है। उत्तर भारतीय संस्कृति आपका लाल और दक्षिण में आपका काला। दक्षिण भारतीय संस्कृति में काले पात्र।
पूरा पाषाण काल के लोगों की प्रजाति मानी जाती थी नेग्रेटो। पूरा पाषाण काल के लोगों की प्रजाति मानी जाती थी नेग्रेटो। पूरा पाषाण को 3 खंडों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 1 लाख तक, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 और उच्च पूरा पाषाण 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। पूरा पाषाण काल के औजार बने थे क्वार्टजाइट के। पूरा पाषाण काल के औजार बने थे क्वार्टजाइट के। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, जो कि हस्तकुठार जिसको कहते हैं कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो शिकार करना। पूरा पाषाण काल से लोगों का मुख्य पेशा था शिकार करना। फलक संस्कृति के नाम से जानता है मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। फलक संस्कृति रिलेटेड है तो मध्य पूरा पाषाण काल। निएंडरथाल मानव का उदय हुआ था मध्य पूरा पाषाण काल में। निएंडरथाल मानव का उदय हुआ था मध्य पूरा पाषाण काल से। निम्न पूरा पाषाण स्थल पाए गए हैं तो सोहन घाटी नदी पाकिस्तान से। सोहन घाटी नदी कहाँ है? तो भाई पाकिस्तान में। निम्न पूरा पाषाण स्थल पाए गए हैं। होमोसैपियंस का उदय हुआ तो उच्च पूरा पाषाण से। होमोसैपियंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि होमोसैपियंस का जो उदय हुआ है वो है उच्च पूरा पाषाण से, उच्च पूरा पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल जो कि ईस्वी है 10,000 से लेकर 4,000 तक, लघु पाषाण की खोज सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल ने की थी। सीएल कार्लाइल, सीएल के याद रखना है आपको। मध्य पाषाण काल के औजार थे ब्लेड, छोटे छोटे जैसे बेधना, टीसी, ये सब है। मानव ने आग का उपयोग करना प्रारंभ किया उच्च पूरा पाषाण काल से, जिसको नव पूरा पाषाण काल भी कहा जा सकता है। मानव ने आग का प्रयोग करना किया तो उच्च पूरा पाषाण काल से। पशुपालन आरंभ हुआ तो नव पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। पशुपालन है आपका नव पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण है लघु औजार, माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण है तो माइक्रोलिथ। दाह संस्कृति की प्रक्रिया आरंभ हुई तो मध्य पाषाण काल से। दाह संस्कार है ना, दाह संस्कृति, सॉरी। दाह संस्कार की प्रतिक्रिया आरंभ हुई है मध्य पाषाण काल से। ये इसमें से आपको वन लाइनर ही मिलेगा। वन लाइनर आप ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार आप खुद से आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था कुत्ते को। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश एवं बागोर, राजस्थान से। तो पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य वो प्राप्त हुए वो आदमगढ़, मध्य प्रदेश एवं बागोर, राजस्थान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, नवपाषाण युग से है। अब आ जाते हैं हम लोग नवपाषाण कालीन 4,000 से 1800 ईस्वी पूर्व साक्ष्य पाए गए हैं तो चिरान बिहार से। नवपाषाण कालीन, याद रखना कि चिरान जो है कि बिहार में, वो नवपाषाण कालीन सभ्यता है। वो स्थल जहाँ नवपाषाण युग गर्तवास और मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है वो बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है। गुल्फकाल कराल और यहाँ पे बुर्जहोम में। और कृषि कार्य की शुरुआत हुई आपका नवपाषाण काल में। कृषि कार्य का प्रारंभ साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ से। चाक या पहिए का आविष्कार हुआ आपका नवपाषाण काल में। चाक और पहिए का आविष्कार हुआ आपका नवपाषाण काल में। और आपका कृषि भी है आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ आपका मेहरगढ़ से। और कृषि की शुरुआत भी हुई थी आपका नवपाषाण काल में। यहाँ पे नवपाषाण काल में युगल समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं नागार्जुन कोंडा से युगल समाधान। चावल उगाए जाने के प्रमाण मिले कोल्डी हवा के बेलन घाटी से। कोल्डी हवा से बेलन नदी घाटी में। जंगली गन्ना का अवशेष प्राप्त हुआ है तो हसीनापुर से। जंगली गन्ना का अवशेष प्राप्त हुआ है हसीनापुर से। दक्षिण भारत का प्राचीनतम फसल रागी का साक्ष्य मिला है ब्रह्मगिरी से। मध्य घाटी के नवपाषाणिक स्थल है मध्य गंगा घाटी के आपका नवपाषाणिक स्थल है वो है आपका चिरांद, चेचर, सेनपुर, गया, ये सब etc। कपड़े की छपाई का अवशेष मिला आपको अंतरजीर खेरा यूपी से। और मातृ देवी की प्रतिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि मातृ देवी की जो प्रतिमा है आपका इनाम गांव महाराष्ट्र से मिला है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है।
हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है बेलन घाटी से। यहाँ पे देखने वाले कि मातृ देवी दो मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा से पूछा जाए तो इनामगांव महाराष्ट्र से, और हड्डी से निर्मित मातृ देवी का मूर्ति का साक्ष्य मिला है वो तो बेलन घाटी से। भारत में हाथी का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला है हथनौर से। ह याद रहेगा, हाथी और ह से हथनौर। हाथी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला आपको हथनौर से। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है इनाम गांव की। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती क्या थी तो इनाम गांव की। अब इनाम गांव का प्रतिनिधित्व करती है जौरवे संस्कृति, और इनाम गांव कहाँ की संस्कृति है तो जौरवे संस्कृति की है। ये आपका है जौरवे संस्कृति काल है आपका 700 से ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे और देखिए सलवादा की संस्कृति आपका है, और प्रभास संस्कृति। अब यहाँ से ये खत्म हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सैंधव सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। रेडियो कार्बन 14 मतलब कार्बन 14 विधि से प्राप्त जानकारी सभ्यता का कालानुक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका जगह 2350 से लेकर 1750 तक, एग्जाम में बहुत बार पूछ देता है। 2350 से लेकर 1750 तक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सिंधु सभ्यता विश्व का महान मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थे। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी में अभी तक 1000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके 1000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे पढ़ने की तकनीकी भ्रूष्टभेदन कहलाती है। इसकी तकनीकी इसलिए प्रोटो हिस्ट्री में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण ग्रिड पद्धति के पर हुई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी के नगरों का निर्माण जो है वो ग्रिड पद्धति पर की गई है। सिंधु सभ्यता के सर के एक दूसरे पर समकोण पे काटती थी, मतलब जस्ट लाइक 90 डिग्री पे काटती थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने वाला पहला चौराहा ऑक्सफोर्ड सर्कस कहलाता था। तो ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है, क्वेश्चन में आ जाए कि ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है, तो सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाला पहला चौराहा को हम लोग बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। सिंधु स्थल कालीबंगन से नक्काशीदार। याद रखना है कि कालीबंगन से आपको नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग का मुख्य पेशा उद्योग एवं व्यापार था। यहाँ पे शिकार नहीं था। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मुख्य पेशा उद्योग और व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग गेहूँ, जौ, कपास ये सब, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें गेहूँ और जौ है, और कपास भी इंपॉर्टेंट है। कपास भी सिंधु घाटी में प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कुंवर वाले सांड की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति यानी शिव की पूजा भी करते थे। सिंधु सभ्यता में बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य के रूप में सुतकोटता से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के स्थल से घोड़े के दांत तथा सुकोटता से घोड़े के कंकाल मिले, फिर भी घोड़े के व्यापक प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले। सिंधु घाटी से घोड़े के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे सुक्रोता से घोड़े के कंकाल मिले हैं। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो कि आदि ऐतिहासिक काल है। कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता भी क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक है। सैंधम सभ्यता थी क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सैंधव सभ्यता विस्तृत थी तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में। जो सैंधव सभ्यता तो जी ये जो हमारा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम यानी ये अगर ऐसा देखा जाए तो इधर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी इस तरफ उत्तर पश्चिम। 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किया था चार्ल्स मैसन ने। तो सबसे पहले हड़प्पा टीले का जो उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने किया था 1826 में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया था हड़प्पा 1921 ईस्वी में। 1921 इसको 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया था 1921 में। हड़प्पा नामक सभ्यता सर्वप्रथम खोजे गए सिंधु सभ्यता। हड़प्पा नामक सभ्यता सर्वप्रथम खोजे गए स्थल कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी कहलाती है और हड़प्पा सभ्यता भी कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में प्रथम नागरिक का उदाहरण है तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता नागरिक, ये नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार, जो भी ऐसे ऐसे मिले आपका एक त्रिभुजाकार है आकार, ये याद रखना है। सिंधु सभ्यता के निवास करने वाली मानव प्रजातियां थी भूमध्य सागर, अल्पाइन, मंगोलियाड और ऑस्ट्रेलियाइड। सिंधु घाट सभ्य संस्कृति की मुख्य विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली।
सिंधु नगर विभक्त आयताकार खंडों में विभक्त है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी के उसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी सीमा क्या थी, मांदा यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी पर है। मांदा मतलब ऐसा देखा जाए तो सबसे उत्तर में क्या थी, नॉर्थ में क्या थी, मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी क्या, सबसे साउथ में आपका है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र, जो कि प्रवर नदी पर है। और पूर्वी सीमा जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पर, और सूतकांगड़ और दाशक नदी पर है। फिर से एक बार लिख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। इसके सबसे उत्तरी सीमा है आपका मांदा जम्मू, जो कि चिनाब नदी पर है। दक्षिण में आपका दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र प्रवर नदी पर है। पूर्वी सीमा सबसे आपका आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। और सबसे आपका पश्चिमी सीमा सूतकांगड़, जो कि दाशक नदी पर है। तो कौन कौन सी नदी है, मांदा आपका है आपका चिनाब नदी पर, दैमाबाद आपका प्रवर नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, और सूतकांगड़ और दाशक नदी पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ ही जाते हैं। हड़प्पा सैंधव सभ्यता के स्थल और उसके खोजकर्ता। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921। और ये अभी वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। इसको खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में खोजा गया था, जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, राखल दास बनर्जी 1922 सिंध, और ये पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। उसके बाद रोपर जो कि सतलज नदी पे, इसमें जगदत्त शर्मा खोजा गया था। जगदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में, जो कि पंजाब में है। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के तट पर है, अमला नंद घोष के द्वारा 1953 में राजस्थान में है ये। और इम्पोर्टेंस में कालीबंगन आपको याद रखना है, घग्गर नदी। और इसमें लोथल आपको भोगवा नदी पर है। रंगपुर आपका मादर नदी पे है। सूतकांगड़ तो दाशक नदी, जो कि बता चुके पहले। और कोटा दीजा यहाँ पे सिंधु नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन जगदत्त शर्मा खोजे थे। चाहुंद्रो सिंधु नदी, बनवाली, और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इन 1924 में सैंधव सभ्यता की जानकारी दी थी जॉन मार्शल ने। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता की खोजी हुई है। सबसे मतलब स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब भारत जो स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके बाद सबसे ज़्यादा सैंधव स्थल खोजे गए तो गुजरात में। पाकिस्तान का जिसमें हड़प्पा सभ्यता स्थित है सो मोंटोगरी जिला पाकिस्तान का है। ये मोंटोगरी जिला पाकिस्तान में है। सिंधु स्थल जहाँ से 2 कमरे वाले मजदूरों के बैरक मिले हैं, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहते, तो मृतकों का टीला। ये शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, जो कि सिंधी भाषा में है। ये इंपॉर्टेंट है, सिंधी भाषा। घूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ये घूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति जो कि प्राप्त हुई है हड़प्पा से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगट महोदय ने कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। अब आ जाते हैं हम लोग, तांबे की एक मानवीय आकृति प्राप्त हुई है तो हड़प्पा से। कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। पाकिस्तान का जिला जिसमें मोहनजोदड़ो स्थित है तो लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो लरकाना जिला। पाकिस्तान का जिला मोहनजोदड़ो स्थित है, लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो में अन्न रखने के कोठार का क्षेत्रफल था 45.71 मीटर गुना 15.23 मीटर। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो में है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में है। सूती कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पीपल वृक्ष के 2 डालियां के बीच रखी मातृदेवी के चित्र वाला मुहर प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक स्थल विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहाँ से खिड़की का एक प्रमाण प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाए गए पशुपति की मूर्ति के चारों तरफ विराजमान, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें आपको क्या क्या मतलब मोहनजोदड़ो में जो पशुपति की मूर्ति मिली है इसमें कौन कौन से जानवर है, याद रखना आपको। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरन 2 चित्र में याद रखना। इसमें गाय कहीं कहीं भी नहीं है, एग्जाम में गाय दे देता है तो गाय इसमें नहीं है।
क्या क्या है? हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस और हिरन। सैंधव सभ्यता का स्थल कहाँ है? जहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं प्राप्त हुआ है तो वह है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। पुरोहित आवास महाविद्यालय 16 मकानों की बैरक तथा कुम्हार 6 भट्टे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल का उत्खनन 1954 ईस्वी में किया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है कि लोथल का उत्खनन 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया था। गुजरात का जिला जिसमें लोथल अवस्थित है अहमदाबाद जिला में। तो लोथल का है अहमदाबाद जिला में। चावल एवं घोड़े की मिट्टी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है तो लोथल से। लोथल एवं में गोंडीवाड़ा डॉकयार्ड पाया गया है और लोथल यहाँ का बंदरगाह भी था। लोथल में गोंडीवाड़ा डॉकयार्ड पाया गया, लेकिन क्षेत्रफल उसका जिसका क्षेत्रफल था 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर गहरा। सिंधु सभ्यता का स्थल जहाँ से प्राप्त एक मृत भांड पर पंचतंत्र का दृश्य अंकित है, लोथल से ही प्राप्त हुआ है। वो पंचतंत्र का चित्र लोथल से ही प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र का दृश्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सैंधव संस्कृति का एकमात्र अपवाद स्थल जहाँ से खिड़कियाँ मकान के पिछवाड़े नहीं खोलते थे उसे लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हाथी दंत उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी आपका लोथल से प्राप्त हुए। काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। काली बंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु स्थल जहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिले तो काली बंगन से, नकाशीदार ईंटें काली बंगन से ही मिले हैं। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था वो धौलावीरा था। त्रिस्तरीय धौलावीरा था। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था प्राप्त हुई तो धौलावीरा से। मिट्टी के हल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के हल के अवशेष प्राप्त हुए तो वनवाली से। वनवाली से मिट्टी के हल जो वो कहाँ से मिले तो वनवाली से मिले हैं। सैंधव सभ्यता का स्थल जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है तो सुतकोदा से। यह सुतकोडा, ये इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की हड्डियाँ की कहाँ से मिले हैं? सुतकोदता से, सुरकोदता से। बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए, मतलब बढ़िया किस्म के जौ, मतलब जौ की उन्नत किस्म प्राप्त आपके बनवाली से। एकमात्र सैंधव स्थल जहाँ से एक भी मुहर प्राप्त नहीं हुआ उसे आलमगीरपुर, याद रखना कि आलमगीरपुर से एक भी मुहर प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष मिलते बलूचिस्तान से। विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन किया, मतलब विश्व में सबसे पहले कपास को उत्पादन के साक्ष्य मिले जो सिंधु निवासियों से ही मिले हैं। कपास उगाने के लिए सिंधु क्षेत्र का सिंडोन नाम दिया था यूनानियों ने, मतलब सिंधु क्षेत्र का जो सिंडोन नाम दिया था यूनानियों ने। हड़प्पा लोगों को ज्ञान नहीं था तो लोहे का। हड़प्पा, याद रखिए कि ये ताम्रपाषाण सभ्यता थी जो कि तांबे के उपयोग जानते थे, लेकिन लोहे का उपयोग ये लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा लोग व्यापार के क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे थे। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मेसोपोटामिया में ये मेलुहा शब्द का मतलब है आपका मेसोपोटामिया अभिलेख में प्रयुक्त मेहुला शब्द का अर्थ है आपका सिंधु प्रदेश। मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें मेहुला शब्द किसके लिए तो सिंधु प्रदेश से है। दिल मून की पहचान की जाती है बहरीन द्वीप से। हड़प्पाई लेखन के नमूने प्राप्त होते हैं लगभग 4000 ईस्वी पूर्व में। हड़प्पा लिपि कुल मिलाकर चित्राकार पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्राक्षर जो कि चित्र के द्वारा अंकित है। मूल अक्षर 64 है जिसमें लगभग 400 वर्ण बनाया जाता है। हड़प्पा काल में तौल का इकाई था जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी जो कि सोना की 16 के गुनज में थी। और हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। पशुपति की मुहर प्राप्त हुए राखीगढ़ से। राखीगढ़ से प्राप्त हुए पशुपति की मुहर प्राप्त हुए तो राखीगढ़ से प्राप्त हुए। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी की पकी हुई मूर्तियाँ। मिट्टी की पकी मूर्तियाँ को हम लोग कहते हैं टेराकोटा कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगर के मकान थे आयताकार, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मकान थे वो क्या थे? लगभग आयताकार थे, सुनियोजित थे। सिंधु सभ्यता काल में ज़्यादातर प्रयुक्त औजार थे तांबे के, क्योंकि उन लोगों को लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। हड़प्पा वासी चर्ट ब्लेड का प्रयोग करते थे खेतरी राजस्थान से। चर्ट ब्लेड का संबंध आपका प्राप्त करते थे खेतरी राजस्थान से। हड़प्पा वासी कार्नेलियन प्राप्त करते थे सौराष्ट्र से। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। लंबाई का मापन आधार था 32.6 सेंटीमीटर फुट पर। मेसोपोटामिया के पूरा लेखों में दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र का उल्लेख था, एगो दिलमून और मक्कन, जो कि मेसोपोटामिया के पूरा लेख में दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र का उल्लेख मिलता है जो कि दिलमून और मक्कन। सिंधु सभ्यता का शासन संभवतः हाथों में था वर्णिक वर्ग में। सिंधु शिलों का सर्वाधिक प्रचलित था चौकोर। सिंधु काल
सिंधु काल में कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी लगी हुई है प्राप्त हुआ दायमाबाद से। इंपॉर्टेंट है कि सिंधु काल में एक कांसे के रथ में जिसमें 2 बैल की जोड़ी लगी हुई है प्राप्त हुआ आपका दायमाबाद, जो कि सबसे दक्षिणी सिरा है दायमाबाद। सिंधु सभ्यता की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित है आपका सेल खरी से। चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले रंगपुर और लोथल से। चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले आपको रंगपुर और लोथल से। यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई लोथल एवं कालीबंगन से। सैंधव सभ्यता का स्थल जहाँ घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं तो राणा धुंडई से। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष मिले लोथल और कालीबंगन से। याद रखना है आपको, लोथल और कालीबंगन दोनों से आपको युगल समाधान के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के ईंटों का आकार आपको याद रखना है 4:2:1 लंबाई चौड़ाई। समाधान का अवस्थित काल में सुतकोटा से। और ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से क्या क्या आता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थल रत्न और उनके स्रोत। तांबा आता था ओमान खेतरी से। टीन आता था आपका अफगानिस्तान से। शिलाजीत आपका हिमालय क्षेत्र से आता था। और यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग PDF में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि चांदी आता था आपका अफगानिस्तान ईरान बलूचिस्तान से। सोना अफगानिस्तान से आता था और कोलार से आता था। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। यहाँ पे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। सभ्यता के विकास के क्रम में लिहाज से वैदिक सभ्यता को 2 कालखंड में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो ईस्वी आपको याद रखना है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। याद रखना आपको ऋग वैदिक काल का जो आपका है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है अतः इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है अतः इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। मैक्स मुलर ने सर्वमान्य मत के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से मैक्स मुलर के अनुसार, जो भी मैक्स मुलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकट हुए 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में चर्चा की गई है 25 नदियों की, यानी ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। और ऋग्वेद में सबसे सम्मानित नदी है सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में उल्लेखित मात्र एक बार उल्लेख हुआ है। याद रखना है कि ऋग्वेद में उल्लेखित मात्र एक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है उसका नाम है गंगा नदी। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, यानी गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती नदी सबसे सम्मानित नदी है। पवित्र नदी में आता है सरस्वती नदी। नदी जिसके किनारे भरत और 10 राजाओं के बीच दसराग युद्ध हुआ वो परुष्णी नदी रावी। परुष्णी रावी नदी को ही कहा जाता था। जिस नदी के किनारे, तो परुष्णी रावी नदी के ही किनारे भरत और 10 राजाओं के बीच जिससे दसराग युद्ध हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल का सप्त सैंधव प्रदेश। सिंध ये वैदिक नाम है और नदी और आधुनिक नाम सिंध, जिसको सिंधु कहा जाता है। सतुद्री सतलज बिपाशा ब्यास पारुष्णी रावी अस्किनी चिनाब विस्तता झेलम सरस्वती थार मरुस्थल विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी। अब दसराग युद्ध के विजेता सुदास संबंध था भारतीय कबीले से। सुदास जो थे दसराग युद्ध के जो विजेता थे सुदास, संबंध था उसका भरत कबीले से। भरत को समर्थन प्राप्त था वशिष्ठ का। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का के संघ के समर्थन प्राप्त था वो विश्वामित्र का था। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः आधारित था पशुपालन पर। मतलब प्रारंभिक वैदिक समाज, याद रखना कि वैदिक समाज है जो वो पशुपालन पर आधारित था। वैदिक समाज का 4 वन में विभाजित था। उस पर से ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद में गृह शब्द का उल्लेख हुआ है परिवार के लिए। गृह शब्द का उल्लेख हुआ है आपका परिवार के लिए। ऋग्वेद के मंडल जिसमें सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिलता है वह है 10म मंडल, मतलब जिसमें पुरुष सूत्र है। पुरुष सूक्त में शूद्र, जिसमें शूद्र का उल्लेख हुआ, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है। शूद्र का उल्लेख मिलता है वो कि 10वें मंडल, जो कि 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्त है। व्यवसाय के आधार पर समाज का विभेदीकरण हुआ था ऋग्वेद के युग में। यानी व्यवसाय के आधार पर ऋग्वेद में आपका जो बटा हुआ था वो व्यवसाय के आधार पर ही बटा हुआ था। अब यहाँ पे एक टॉपिक है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या है? तो नियोग प्रथा है आपका
इस प्रथा के अंतर्गत संतान रहित विधवाओं को संतान उत्पत्ति की अनुमति दी गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत अपने पति के छोटे भाई अथवा बहन के पति के साथ संभोग कर सकती थी। एक पुत्र प्राप्ति होने के लिए उसे नियोग प्रथा कहा जाता है। ऋग्वैदिक लोग प्रायः वस्त्र धारण करते थे, नीवी, वास, अधिवास या उसने पगड़ी। ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन था कुल, ग्राम, विस और जन। ये आपको क्रम याद रखना है, कुल, ग्राम, विस और जन। कुल, ग्राम, विस और जन। दैनिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था पुरोहित। राजनीतिक संगठन का सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। परिवार के स्वामी को कुलुप कहा जाता था। परिवार के स्वामी को कुलुप कहा जाता था। प्रजा स्वयं राजा को स्वेच्छा से उसका अंश देती थी, इसको बलि कहा जाता था। प्रजापति कहलाते थे चारागाह का प्रधान। ग्रामीण कहलाते थे ग्राम प्रमुख। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है विदत। कबीले के आम सभा कहलाती थी समिति। सभा एवं समिति, या यहाँ पे सभा ऋग्वैदिक परिषद जिसमें स्त्रियाँ भाग लेती थी, तो सभा और समिति में स्त्रियाँ भाग लेती थी। ऋग्वैदिक में जन का उल्लेख है 275 बार। ऋग्वैदिक में जन का उल्लेख है आपका 275 बार, 275 टाइम्स। वैश्य नामक बहुसंख्य वर्ण का उदय हुआ था विष से। याद रखना, वैश्य का उत्पन्न आपका हुआ है विष से। ऋग्वेद में विष का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जो विष का उल्लेख हुआ है वो 170 टाइम्स हुआ है और जन का उल्लेख आपका 275 टाइम्स हुआ है। पांसे के खेल से राजा के सहयोगी को कहा जाता था अक्षयवाय। ऋग्वेद में याद रखना कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देव जिन्हें पुरंदर कहा जाता था इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था ऋग्वेद में। और इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200। याद रखना कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200। वैदिक काल के देव जिन्होंने देवताओं और मानव के बीच मध्यस्थता, उसे अग्नि यहाँ पे अग्निदेव को ना देवता और मानवों के बीच मध्यस्थता के लिए दर्शाया गया है। प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना गया है वरुण को। वनस्पति का देवता माना गया है सोम को। याद रखना सोम है जो वनस्पतियों का देवता माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है सोम यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में प्रमुखता नहीं थी देवियों की प्रमुखता नहीं थी। बोगज कोई जो कि पश्चिमी एशिया का धार्मिक आस्था के वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य है। इंद्र की एक प्रतिमा का मूल्य निर्धारण की गई है 10 गाय से ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था गोधन। ऋग्वेद में उल्लेखित हिरण्य शब्द का तात्पर्य है सोने का आभूषण। याद रखना कि हिरण्य का तात्पर्य आपका सोने का आभूषण से। उत्तर वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो ऋग्वैदिक काल में कितने ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतुओं का ज्ञान था। आर्यों द्वारा प्रयुक्त अनेक प्रकार के पशुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे गाय और घोड़ा। आर्यों द्वारा गाय और घोड़ा बहुत ही फेमस थे, महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख हुआ है 174 बार। ऋग्वेदिक में जो गाय का शब्द का उल्लेख हुआ है 174 बार। और वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यव यानी जौ। अब यहाँ पे आपका ऋग्वैदिक देवी देवता फिर उत्तर वैदिक तो कल पढ़ेंगे। चलिए ये लास्ट टॉपिक है ऋग्वैदिक देवी देवता इंद्र। ऋग्वैदिक देवी देवता लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे उत्तर वैदिक हम लोग कल देखेंगे। इंद्र जो कि युद्ध का देवता, सब प्रमुख देवता, जो कि आगे चलकर वर्षा का देवता भी हो गया, इंद्र को कहते हैं। अग्नि मनुष्य एवं देवताओं के मध्यस्थ, जस्ट पता चुके कि अग्निदेव मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ एवं प्रकाश के देवता। वरुण जो कि सत्य एवं ऋतु परिवर्तन, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन आए तो वरुण और वर्षा आए तो इंद्र। देवता चलकर देवता हो गए। उसके बाद सोम मतलब वनस्पतियों के देवता, पूषण आंध्र पशुओं के देवता, आगे चलकर शूद्र का देवता हो गए। मरुत आंधी तूफान के देवता को हम लोग मरुत बोलते हैं। धौ आकाश के देवता धौ। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन, ऋग्वैदिक ये इंपॉर्टेंट है कि धौ जो है वो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन है, वो आकाश के देवता है। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विनी है। उषा प्रगति और उत्थान की देवी उषा। रुद्र सदाचार एवं दुराचार के देवता। यम मृत्यु लोक के देवता। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, और कल हम लोग उत्तर वैदिक काल से पढ़ेंगे, इसलिए चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।